जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। ज्योग्राफी में अभी तक हमने पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और उसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक किस तरीके से काम करता है और उसका प्रभाव हमें ज्वालामुखी और पर्वत के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो हमारा वायु संरचना है उसकी चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि इसमें दो टॉपिक आता है। दो टॉपिक का मतलब समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, और दूसरा था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल का संगठन। तो संरचना और संगठन में क्या अंतर है? संरचना किसे कहते हैं? संरचना मतलब ये हमारा जो वायुमंडल है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यानी ये अगर जमीन है जहां पर हम आप इस तरीके से खड़े हैं तो सर के ऊपर ये है पूरा हमारा क्या वायुमंडल। ठीक दोस्तों, ये है हमारी वायुमंडल की संरचना। जैसे जैसे आप जमीन से नीचे आओगे, असल में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जमीन की तरफ आएंगे तो आपको कैसी गैसें मिलने वाली है? भारी। कारण की भारी गैसें नीचे ही होती हैं, जैसे कि CO2, O2, ये सब गैसें आपको कहाँ मिलेंगी? नीचे वाले स्तर पर। लेकिन जैसे जैसे जमीन से ऊपर से जाओगे तो आप क्या पाओगे कि भैया अब उतना ज्यादा भारी गैस नहीं है, यहाँ आते आते हल्की गैस, यहाँ आते आते हल्की गैस, यहाँ आते आते और हल्की, और यहाँ आते तो बहुत ही हल्की गैसें हैं। बहुत ही विरल हो जाता है वातावरण हमारा। तो आप देखते हैं कि नीचे जाने पर डेंस, ऊपर जाने पर क्या हो जाता है? विरल हो जाता है। ये थी संरचना। क्या संरचना? इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, बोले तो ट्रोपोस्फेयर। फिर इसके ऊपर वाले इस एरिया को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, फिर इसे कहते हैं मेसोस्फेयर, इसे कहते हैं थर्मोस्फेयर, इसे कहते हैं एक्सोस्फेयर। मतलब समझेंगे, जीरो से लेकर के यानी धरातल से लेकर के लगभग 8 से 18 किलोमीटर। 8 किलोमीटर और 18 क्यों कह रहा हूँ, यहाँ 10 क्यों लिखा मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी समझिए कि जीरो से लेकर 10 किलोमीटर या मान लीजिए 8 किलोमीटर या मान लीजिए 18 किलोमीटर तक का जो ऊंचाई है हमारे सर के ऊपर जो वायुमंडल की, उसको आप क्या कहते हो? क्षोभ मंडल कहते हो। अच्छा, फिर इसके बाद एक नया मंडल शुरू हो जाता है जिसे आप स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हो, जिसे आप समताप मंडल के नाम से भी जानते हो। कारण कि यहाँ पर तापमान एक समान होता है। यहाँ तापमान तो लगातार इस वाले मंडल में तो भाई नीचे ऊपर जाने पर घट रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? तापमान स्थिर रहता है। परिणाम आप इसको स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक का है। ठीक है, और यही 50 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना दूरी पर आप देखेंगे ओजोन परत भी पाया जाता है। ठीक है, यही मेसोस्फेयर में। अच्छा, फिर 50 से लेकर के ऊपर 80 किलोमीटर तक आप देखेंगे मेसोस्फेयर, जिसे मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। और 80 से ऊपर लेकर के लगभग 500 किलोमीटर तक आप देखते हैं कि थर्मोस्फेयर है, जिसको आप आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यही वो जगह है जहां देख रहे हैं सैटेलाइट दिख रहा है, मतलब जानते हैं आयनोस्फेयर वो जगह है जहां से नीचे से जाने वाली जो पृथ्वी की शॉर्ट वेव्स हैं, जो हमारे एंटीना वगैरह से लॉन्ग वेव्स हम भेजते हैं, टीवी और मोबाइल वाला, वो यहीं से रॉड करके वापस आता है। जो रेडियो FM सुनते हो वो यहीं पर लेयर है, DEF के नाम से जानते हैं। और F जो मैंने शब्द लिया, D पहली लेयर है, D फिर E फिर F, तो जो F मैंने लिया ना वही है FM, मीडियम, माध्यम। फिर उसके ऊपर चलिए क्या दिखता है? बाह्य मंडल। ये बाह्य मंडल बहुत विरल है, लेकिन हाँ, क्योंकि पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है वो इस तरीके से निकल कर यहाँ तक फैलता है, जो कि पृथ्वी इसलिए निकल रहा है क्योंकि अंदर बहुत सारी, मैंने उस दिन चर्चा की थी इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ में क्या हो रहा है, मेटल्स मूव कर रहे हैं और कन्वेंशनल क्या चल रही है, तरंगे चल रही है। परिणाम है कि बाहर भी इसका असर देखने को मिलता है और एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से जा रही होती है, दोनों मिला रही होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अच्छा, एक चीज और, क्यों है, क्या फर्क पड़ता है उस मैग्नेटिक फील्ड से? देखो ऐसा है, सूरज से आने वाली जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो हमें बहुत प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ से फैली है ये क्या कर देती है? उसे रोक देती है। मतलब इसको कुछ इस तरीके समझिए कि अगर मान लीजिए ये रही हमारी अर्थ, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऐसे ऐसे, और सूरज यानी सन से निकलने वाली जो सोलर फ्लेयर्स है वो इससे टकराती हैं और टकराने के बाद हमारी पृथ्वी तो इससे बच जाती है। मगर यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है, जब ये टकराती है तो बहुत ही नारंगी, बहुत ही रंग बिरंगा दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, उसे आप क्या कहते हो? अरोरा। ऊपर यानी कि उत्तरी ध्रुव से देखने वाली चीजें, जो यहाँ पर ये लाइट दिखाई देगी इन दोनों के टकराने से, हैं, तो उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो अरोरा बोरियालिस। और नीचे वाले को क्या कहते हो? अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, वो तो मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, ये सिर्फ क्या चल रहा है, परिचय दे रहा हूं मैं आपको। तो ये कहाँ हो रहा था? एक्सोस्फेयर में। अच्छा, तो अरोरा कहाँ बन रहा है? वहां पर टीवी FM वगैरह थर्मोस्फेयर। अच्छा, जहाज कहाँ उड़ेगी? वो इसी में चलेगी, इसके ऊपर। किसके ऊपर? जो ये सीमा है ना ट्रोपोपॉज के ऊपर, बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर में।
मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर। क्यों भैया ऐसा होगा? कारण है, क्षोभ मंडल में जितने भी वायुमंडलीय, मैंने कहा ना कि भारी गैसें कहाँ होंगी? नीचे होंगी। तो सिंपल सी बात है, जब भारी गैस नीचे है तो तापमान को सोखेगी भी तो, और तापमान को जब सोखेगी तो तापमान में अंतर भी तो जगह जगह होंगे। जब तापमान में अंतर होगा, एक जगह दूसरा तापमान, दूसरी जगह दूसरा तापमान, तो दाब में भी परिवर्तन होगा। जहां तापमान ज्यादा है वहां दाब कम होगा, जहां तापमान कम है वहां दाब ज्यादा होगा। तो हाई से लो की तरफ हवा चलेगी, मतलब इस इलाके में हवाएं चलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर जब हवा जा रही है जमीन से, मैं आगे चर्चा करने वाला हूं इसकी, संवन वर्षा वगैरह होगा तो परेशान मत होइएगा, इसे अभी समझिए, मैंने कहा परिचय है ये खाली आपके लिए। ये तो होता क्या, हवाएं नीचे से ऊपर उठती है। क्यों होती है? क्योंकि जमीन क्या हो जाती है भैया, गर्म होती है सूरज की रोशनी से, और उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ उठता है, हवा जो लगी हुई है जमीन से ये ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे ठंडी होगी। क्या रूल है? रूल है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये सब अभी मैं लिखाता हूँ, वैसे वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 165 मीटर ऊपर गए तो वैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट गया। और याद है पिछले लेक्चर में पृथ्वी के अंदर गए थे, कितना मीटर? 32 मीटर, तो कितना तापमान बढ़ गया था? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बात होने वाली है कि इसके 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जा रहा है। वो ये जो घटना है जिसे आप सामान्य ह्रास दर कहते हैं, सामान्य ह्रास दर, लैप्स रेट है ये। तापमान क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर जाने पे घट रहा है। वो सिर्फ इसी मंडल में होते हुए आप पाएंगे, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यही मंडल में आप ये चाहेंगे, क्षोभ मंडल में। इसके ऊपर तो ऐसा होता ही नहीं है, इसके ऊपर ऐसा नहीं है। यहाँ पे तापमान कैसा है? समताप, समताप मंडल ही इसका नाम है। सम मतलब एक जैसे, ताप मतलब तापमान, यानी जो, अब देखिए जब हवा ऊपर उठ रही थी तो तापमान घट रहा था, जैसे ही तापमान घटेगा वैसे ही वो क्या होगी? कंडेंस होगी, कंडेंसेशन, संघनन होगा। वो भी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। अभी आप समझिए, संघनन का मतलब है जो जलवाष्प की बूंदें ऊपर जाती हैं तो ऊपर जो धूल कण उस पर आके बैठ जाती है, बैठने के बाद वो किसमें बदल जाती है? पानी की बूंदों में, यानी बादल बन गया। और अब क्या होने वाली है? वर्षा होने वाली। तो जरा सोचिए, वर्षा सिर्फ ऐसी होगी, बिजली की कड़क के साथ होगी, हवा भी चलेगी, साथ में वर्षा होगी। तो क्या आप जहाज को यहां चलाना पसंद करोगे? नहीं, यहाँ तो सेफ नहीं है ना। तो हमेशा क्षोभ मंडल के ऊपर वाले में, जहाँ पर तापमान क्या है, जहाँ पे तापमान क्या स्थिर रहता है, तो यहाँ पर चलाइए, यहाँ पे ठीक रहेगा। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत दूर जो जहाजें जाती हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जा रही होती हैं, वो बहुत ही, जितनी ऊंचाई उनके लिए उतना अच्छा है, तो वो इन इलाकों से होकर जा रही होती है। यहाँ पर नहीं यूज करते ज्यादातर। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा गया था कि अगर जो आदर्श मंडल है वायुयान को उड़ाने का, वो कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, कौन सा मंडल है? तो पता चला भैया ये समताप मंडल। तो दोस्तों ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका? वायुमंडल का, संरचना है। अब जरा बात करते हैं संगठन की। संगठन का मतलब होता है ये जो पूरा का पूरा वायु है यहाँ स्थित है, जिनको हम लेयर में तो बांट दे रहे हैं, लेकिन ये बनी किन चीजों से है? तो पता चलता है कि पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है तो वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। कितना परसेंट है? और दूसरे नंबर पे कोई गैस जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन है तो वो ऑक्सीजन है। उसके बाद आप देख रहे हैं पूरा चार्ट इस तरीके से बना हुआ है, आर्गन है ना, और निष्क्रिय गैस, उसके बाद जियोन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन और कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज देख रहे हैं 0.038%। जानते हैं जितनी भी गैसें हैं इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक गैस है जिसका परसेंटेज बढ़ रहा है, वो आप सब बहुत ईजिली जान रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ये हमारे यहाँ भूमंडलीय जो वायु जो पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप कहते हो, वो इसी ऐसी और भी गैसें, लेकिन आप देखेंगे नॉर्मली ये। अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक चीज छूट रही है, आमतौर पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जल जो तापमान बढ़ाने के लिए काम आता है? पृथ्वी में वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल है, उसमें तापमान बढ़ाने में योगदान निभाता है। ऑप्शन दे देगा और उसी में एक ऑप्शन और दे देगा, जलवाष्प। तो आप सोचते हो कि भैया जलवाष्प तो गैस है ही नहीं, तो ये गलत मत समझिएगा इसको कि भैया ये गैस ही है, ठीक है ना, उसमें नहीं लिखा है लेकिन ये है वहां पर, ये गैस में ही गिनती होती है इसकी, जलवाष्प की। ठीक, ये तो बात मैंने किसकी कर दी? अभी तक सिर्फ डेमो दिया है। किसका डेमो दिया है? इसका। अब जरा इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा कि भैया संरचना पे चलते हैं। पहले हम किस पे चलते हैं? संरचना। ये क्या है? इस ग्राफ को ऐसे समझिए, ये रही अर्थ और ये रहा इसका वायुमंडल। ये भारी गैस का वायुमंडल है पहले तो, फिर इसके ऊपर आओ तो अलग गैसें हैं, थोड़ा हल्की गैस है, फिर इसके ऊपर आओ तो और हल्की गैस है, फिर इसके ऊपर चलिए तो पता चलता है कि हल्की गैस है। अब हमने क्या किया, इस पूरी गैस में
ये सब में कौन सी गैस है? वही जो ग्राफ यहाँ था, नाइट्रोजन है, फिर आपका ऑक्सीजन, ये यही गैसें हैं। लेकिन जब संरचना, ये तो संगठन हो गया, संरचना पे चलोगे तो पता चलता है कि इन गैसों की ही वजह से पृथ्वी पे अलग अलग लेयर बन जाती है। तो हमने क्या किया कि इस लेयर को ऐसे एक गिलास में लिया और यहाँ रख दिया, ठीक है। तो पहली ये लेयर दिख रही है, ये लेयर, ये हो गई क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। उसके बाहर का मंडल, अभी इसके बाहर का मंडल। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे नीचे। यहाँ हम लोग खड़े रहते हैं ना, ऐसे यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो ये एक इंसान यहाँ खड़ा है, मान लीजिए ये। अब इसके सर पर मुझे बताइए, इसके सर पे मान लीजिए इतना बड़ा एक खंबा रखा है और एक इंसान इस पर्वत पे खड़ा है, इसके सर पे इतना बड़ा खंबा रखा है। किस चीज़ का? वायु का, एयर का। तो बताइए ज़्यादा वायु दाब, वायु का जो प्रेशर वो किस पर है? ऐसा नहीं कि ये एयर तो नीचे भी गई होगी, यहाँ तक गई होगी, लेकिन इस इंसान को तो बस इतना ही झेलना पड़ रहा है ना, इतना ही, और इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप देखते हैं वायु दाब यहाँ ज़्यादा पड़ रहा है, यहाँ कम पड़ रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो यानी नीचे से ऊपर जाने पर और एक चीज़ आपने सीख ली, तापमान तो घटता ही है, वायु दाब भी घट रहा होता है, ठीक। अच्छा, वैसे ये वायु दाब वाला हर जगह इंटरनेशनल तरीके से नहीं है कि मान लिया जाए, मगर आप ये दिमाग में रखे रहिए इस चीज़ को कि ऐसा आमतौर पर होता है। क्योंकि अभी हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे तापमान को लेके, तब आप समझ पाएंगे और कायदे से वायु दाब को, कि असल में वायु दाब के पीछे मुख्य काम कौन कर रहा है? तापमान काम कर रहा है। अच्छा, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पे भी दाब बढ़ सकता है। अगर एंटी साइक्लोन बैठ रहा है, नीचे हवा बैठ रही, तो दाब वहाँ भी बढ़ जाएगा ना। लेकिन फिर भी देखिए, वो तो खैर साइक्लोन में मैं चर्चा करने वाला हूँ। अभी आप ऐसे समझिए कि ये एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक, ये एक व्यक्ति यहाँ पर है। अच्छा, हमारे सर पर जो सबसे पहली एक जो जिस मंडल में हम लोग हैं उसे परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं, अधो मंडल के नाम से जानते हैं, या उसे आप कहते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है ये? ऐसे क्यों लिखा है मैंने तिरछा मारा हुआ, देख रहे हैं आप। वैसे मंडल कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर, बोले तो क्षोभ मंडल। ये मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल, ठीक है। और दूसरा एक नियम ध्यान दीजिएगा, जब भी दो मंडल को अलग किया करता है कोई लाइन है, जैसे यहाँ ऊपर कौन सा मंडल होगा? सोचिए, समताप मंडल। इसके ऊपर कौन सा मंडल है? समताप मंडल। तो जब भी दो मंडलों के अलग करता है ना कोई लाइन, कोई रेखा, जैसे ये जो लाइन है, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये इनको और इनको अलग कर रही है, समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग कर रही है। तो जो नीचे का मंडल होता है उसी के नाम पर इस लाइन का नाम पड़ जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे समताप को क्षोभ मंडल से अलग करने वाली ये लाइन है, तो इसका नाम इसके नीचे वाले मंडल पे पड़ जाएगा, यानी इसका नाम इसके नीचे वाले मंडल के आधार पर क्षोभ सीमा पड़ जाएगा। ये क्षोभ मंडल है, लेकिन ये लाइन क्षोभ सीमा है। फिर अगर समताप मंडल के ऊपर आप चलेंगे तो नया मंडल आ जाएगा, जिसे आप कहते हो मध्य मंडल। तो भैया मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में जो लाइन खींची जाएगी उसका नाम नीचे वाले मंडल के आधार पर रख दिया जाएगा, यानी उसका नाम क्या होगा बताइए? मध्य सीमा या समताप सीमा। सिंपल सी बात है, समताप सीमा। अभी मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों मैंने लाइन इस तरीके से खींची है, क्या रीजन है। देखिए, होता क्या है कि पृथ्वी जो स्पाइरल, देखिए पृथ्वी का आकार कुछ इस तरीके से है, बीच वाला भाग उभरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उभरा छोड़ो, आप ऐसे समझो कि पृथ्वी जब घूम रही होती है ना, कोई भी चीज घूम रही है, तो केंद्र में कौन सा बल लगेगा सबसे ज्यादा? केंद्र में कौन सा बल लग रहा है? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होता है? किसी भी चीज को केंद्र से वो क्या करता है? बाहर फेंकता है, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि एक धागा है, धागे में पत्थर बांधा है और आप घुमा रहे हो उस धागे को, और अचानक से आपने उस धागे को छोड़ा तो वो पत्थर के साथ कहाँ चला जाता है? बाहर। क्योंकि जब आप किसी चीज को घुमा रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बाहरी तरफ से कोई चीज को क्या करता है? बाहर फेंक रहा होता है ना। तो जैसे आप इसने घुमाया आपने और ये छोड़ा, जैसे इसको छोड़ा वैसे ही पत्थर साथ बाहर चला गया। मतलब पत्थर कहाँ जा रहा था? केंद्र से बाहर की तरफ। तो वही चीज यहाँ पर भी है, केंद्र में तो भाई ये फोर्स ही लग रहा है ना। तो जिस फोर्स की वजह से जो इस पर हवा होगी वो भी तो दूर जाएगी इससे। जब दूर जाएगी तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ऐसे पूरा पृथ्वी है, ये बीच का पार्ट है उसका, मतलब भूमध्य रेखा मान लेते हैं इसको। अब ये घूम तो रहा है लगातार ऐसे ऐसे, है ना, तो लगातार ऐसे घूम रहा है।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो इससे लगी हुई हवा मान लीजिए पृथ्वी की रुकी होती तो ये ऐसे होती हवा, ये जो है इतनी ऊंचाई पे, लेकिन ये घूम रहा है तेजी से, तो इसको क्या कर देगा, दूर कर देगा ना। तो मुझे बताइए यहाँ से और यहाँ से ऊंचाई बढ़ गई ना, तो जब ऊंचाई बढ़ गई तो पहला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल है ना, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहाँ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन भाई जरा ध्रुव पर चलो, ध्रुव पर तो ये फोर्स उतना काम करता नहीं है, तो वहाँ पे तो नॉर्मल ऊंचाई होगी ध्रुव पर। अगर ये भूमध्य रेखा वाला है तो ध्रुव पर जो जमीन होगी वहाँ पर ऐसे ही रहेगा, नीचे ही रहेगी, इतना ऊपर नहीं जा पाएगी, यही रहेगी। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होगी, लेकिन यहाँ पर आते ही ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। तो ये लगभग 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक चला जाता है ये, ठीक है, ये 18 तक टच कर जाता है इसको। अगर मैं 18 लिख रहा हूँ तो मतलब ये कौन से इलाके पर, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो कहाँ खड़ा है, भूमध्य रेखा पर खड़ा है। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है जहाँ मैं लिख रहा हूँ 8 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये ध्रुव पर खड़ा है, पोल पे खड़ा है। आप समझ में आया, ध्रुव पर। यानी ये फिगर ऐसे कर लो, ये फिगर इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर होगा 18 किलोमीटर, ये है 18 किलोमीटर वाला व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और ये कितने पर, 8 किलोमीटर वाला व्यक्ति यहाँ खड़ा है। मतलब ये देख रहे हैं, इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा वहाँ ऊंचाई कम, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो क्षोभ मंडल और एवरेज क्या लिख दिया जाता है, आमतौर पे 10 किलोमीटर लिख दिया जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या मानोगे, तो यहाँ तो कुछ जगह 10 लिखा है, कुछ जगह 12 लिख दिया जाता है। कारण के बीच का मामला है, क्या करोगे, कहाँ सेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऊंचाई अलग है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई अलग है। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई कि इसको कहा जाता है परिवर्तन मंडल। देखिए हेडिंग क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, तो पहली चीज इसको अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं और परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं परिवर्तन मंडल के नाम से, मैं बता रहा हूं। आप यही चीज पकड़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा परिवर्तन मंडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। कारण जानते हैं, कारण जितने भी भारी गैस है सब यहाँ है, पहली बात तो ठीक है भाई, भारी गैस है। जब भारी गैस होगी तो तापमान को ज़्यादा से ज़्यादा सोखेंगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा सोखेंगी तो सिंपल सी बात है तापमान बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो यहाँ क्या चलेंगी, संवहनीय धाराएं। अब ये संवहनीय धाराएं क्या है, अब ये भी यहीं समझ लेते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए ज़मीन है, सूरज की रोशनी लगातार इस पर पड़ रही है और खूब गर्म हो गई ज़मीन, तो ज़मीन से लगी हुई हवा भी क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर क्या होगी, फैलेगी, फैलेगी तो घनत्व कम, और ये धीरे धीरे क्या होगा, आयतन भी बढ़ेगा और घनत्व कम, और परिणाम रहेगा धीरे धीरे क्या होगी, हल्की ऊपर उठेगी। तो जब ऊपर उठेगी तो सिंपल सी बात है, ये जो धारा बनी संवहनीय धारा, ठीक है, ऊपर को क्या करेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर भी हीट को अपने इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है। तो कौन सी धारा चल रही है, संवहनीय धारा। और ऊपर जाने का नियम क्या है भैया, नियम अब यहीं से याद कर लीजिए कि भैया जैसे ही 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर पे कितना कम हो जाएगा, लगभग 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 1 किलोमीटर पर इतना कम हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये उतना जाने पर कम हो रहा है तो नीचे जो संवहनीय धारा उठी थी गर्म होकर के, उसमें जलवाष्प भी तो है, वाटर बॉडीज भी तो है इस धरातल पर, क्योंकि ये तो धरातल की बात हो रही। क्षोभ मंडल कहाँ है, देखिए ना, क्षोभ मंडल धरातल पर है, यहाँ पे तो भाई वाटर बॉडीज भी होंगी, ये पानी वगैरह, तो पानी से ये ऊपर जा रहा है, पानी भी जलवाष्प बनकर, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ठंडा हो रहा है, और ठंडा होने के बाद ये पानी, वहाँ धूल कण भी होंगे यहाँ छोटे छोटे, उस पर क्या बनेगा, एरोसॉल, वो जाके उस पर बैठ जाएगा। बैठने के बाद आप देखेंगे संघनन क्या होगा, संघनन की क्रिया होगी, और आप देखेंगे क्या बन रहा है भैया यहाँ, बादल। तो आप देखेंगे इसी मंडल में क्या बनते हैं, बादल, वर्षा भी यही होती है। अगली चीज, जब ये हवा उठ के ऊपर चलेगी तो जगह हो गई खाली, जब ये हवा ऊपर उड़ के चली गई तो ये जगह क्या हो गई, खाली। तो इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आने वाला है, बगल की भारी हवा। यहाँ से एक हवा भारी है, मान लो यहाँ तक भारी हवा थी, ठीक है, अब वो वहाँ पे ठंडा है तापमान, वहाँ गर्म नहीं है, लेकिन ये वाला तापमान मान लीजिए गर्म था, तो ये हवा यहाँ थी, अब दोनों एक दूसरे से रोकी हुई थी, लेकिन ये गर्म होकर के ऊपर उड़ गई तो जगह हो गई खाली। तो भाई सिंपल सी बात है, ये कहाँ भाग आएगी, भारी वाली हवा इधर चली आएगी, नहीं होगा ना। तो भारी हवा जब चलेगी तो सिंपल सी बात है, ठंडे, यानी कि प्रेशर क्या था यहाँ, हाई दबाव था ना, प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर, लेकिन यहाँ प्रेशर क्या था, लो था, ऊपर चली गई ना, सर से हवा ऊपर चली गई, बीच में खाली है तो लो प्रेशर है ना, यहाँ हमारे प्रेशर थोड़ी लो प्रेशर है। तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए बगल से हवा चली आ रही है। जब
जब चल रही है तो क्या बन गई, तब बन गई पवन। तो यहीं पर आप देखेंगे कि क्या चलती हैं, पवनें, हवाएं। और क्या ये स्लो चलेंगी? जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा, उधर हाई प्रेशर उतना तेजी से चलेंगी ना। परिणाम आप देखेंगे, तूफान भी तो यहीं आएंगे, बादल अगर यहाँ बनेगा तो बिजली भी तो यहीं कड़केगी, थंडर एंड स्टॉर्मिंग जैसी चीज़ें। तो क्या जहाज यहाँ उड़ाना चाहोगे? नहीं भैया, यहाँ उड़ाना आप नहीं चाहोगे। तो ये तो चीज़ें रही किसको लेकर के भैया? क्षोभ मंडल को लेकर के। क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। भारी गैस यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, संवहनी धाराएं चलती हैं, ये इसका नियम है। और ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती है? इतनी चीज़ें क्षोभ मंडल पाई जाती हैं। अब इसके ऊपर आप चलोगे ना तो कौन सा है मंडल है? समताप मंडल। और दोनों के बीच की सीमा कौन सी कहलाएगी? देखिए ये सीमा, ये आ गई ना, ये क्षोभ सीमा को किससे अलग कर रहे हो? समताप मंडल से। तो नीचे वाले के नाम पर होता है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? क्षोभ सीमा नाम पड़ जाएगा। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? क्षोभ सीमा। तो ये सीमा क्या कहलाती है? क्षोभ सीमा कहलाती है। क्षोभ सीमा कहलाती है। तो इसका बाद क्षोभ मंडल के बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद बारी आती है क्षोभ सीमा की। अच्छा, दूसरे में कौन सा मंडल है? एक जैसा ताप, ठीक है, इसलिए कहते हैं समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर हो गया ये। क्या होता है? इसकी ऊंचाई कितनी जा रही थी? उसकी तो चलिए 10 हो गई या 18 हो गई। ये वहाँ से 18 से या 10 से शुरू करेंगे तो कितना जाएगा? 50 किलोमीटर तक ऊपर। वो जो ग्राफ हमने देखा था तो वो तो ऊंचाई है। क्या खास बात? तापमान परिवर्तन नहीं होता। अच्छा ठीक है भाई, में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं होता, चलो ठीक है। तो जब तापमान परिवर्तन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी जो वायुमंडलीय घटनाएं घट रही थी वो यहाँ नहीं घटने वाली। तो जब नहीं घटेगी भैया तो ये कैसा मंडल होगा? आदर्श मंडल होगा। यहाँ ना तूफान है, सब कुछ शांत है, स्थिर है। तो यहाँ आदर्श मंडल है। किस चीज़ के लिए आदर्श मंडल है? वायुयान हेतु। वायुयान हेतु भी चल रहा है ना। और क्या खास बात? तापमान में परिवर्तन नहीं होता, ये आदर्श मंडल है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, इसका ऊपर वाला जो लेयर है लगभग 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक का, यानी ऐसे समझिएगा, इसकी जो ये वाली लेयर है, ये इलाका जो आप पाएंगे ये है समतापी मंडल है। 50 किलोमीटर तक, मान लीजिए 50 किलोमीटर, ये मान लीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक कौन सा मंडल हो गया? ये पूरा समताप मंडल होगा। ये ऊपर वाली जो लेयर है किसकी? समताप मंडल की ही, क्योंकि समताप मंडल टोटल मिला के कहाँ तक है? ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है समताप मंडल। तो ये वाला इलाका समताप मंडल का ऊपर वाला ओजोन पाया था, O3 यहाँ पर है, तो इसलिए ओजोन मंडल भी इसी में स्थित है। तो आप देखेंगे ओजोन लेयर है यहाँ पर। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। तो यहाँ पर आप क्या पाते हैं? लगभग 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या मिल रहा है आपको के बीच? ओजोन लेयर मिल रही है। क्या मिल रही है? ओजोन लेयर। और यहाँ तो भाई तापमान बढ़ेगा, लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर के हिसाब से यहाँ तेजी से बढ़ रहा होता है। अच्छा फिर से तापमान बढ़ रहा है। अब उसके बाद समताप मंडल को अलग करेगी एक रेखा। सोचिए कौन सी रेखा, उसका नाम क्या होगा? जो कौन से इसी के नाम पे पड़ेगी। जो भी मंडल इसके बाद आ रहा है, जैसे इसके बाद कौन सा मंडल आएगा? तीसरा मंडल। वो कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। मध्य मंडल। और इनके बीच में जो लाइन, बीच में से एक जो सीमा रेखा से खींचेगी, उसको किस नाम से दोगे? नीचे वाले के नाम पे, तो समताप के नाम पर हो जाएगा। यानी देखिए समताप मंडल हो गया। इसके ऊपर कौन सा मंडल है? अभी मैंने बताया मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। तो सिंपल सी बात है, इसके नीचे वाली जो लाइन है ये जो इसको अलग कर रही है, ये लाइन मध्य मंडल समताप मंडल को अलग कर रही है, तो ये किस नाम से जाना जाएगा? मध्य सीमा के नाम से जाना जाएगा। अब ये भी 80 किलोमीटर तक चला जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए ऊपर वाले ग्राफ में समझ में आएगा। ये आ गया ना, मीजोस्फीयर ऊपर वाले मंडल तक आपका आ गया। अच्छा
इसमें बहुत खास कुछ ऐसे नहीं है, कोई बहुत खास क्वालिटी, मगर हमें जो पढ़ना है वो इसके ऊपर वाला पढ़ना है, क्योंकि ई एफ वगैरह यहीं पर होती हैं। थर्मोस्फेयर जिसे आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये 80 किलोमीटर से शुरू हो जाएगी, ऊपर जाएगी और लगभग चला जाएगा ये 640 कुछ जगह लिखा रहता है, कुछ जगह 500 मीटर लिखा रहता है, तो एवरेज लिख दिया है 500 मीटर। तो ये लेयर शुरू होगी, नाम क्या है? मध्यमंडल के बाद, मध्यमंडल यहाँ खत्म हो गया मान लीजिए 80 किलोमीटर तक, तो भैया इसके बाद जो मंडल है उसे क्या कहते हैं? आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर या आयन मंडल, थर्मोस्फेयर। तो इस सीमा का नाम क्या रख दोगे? नीचे वाले के नाम पर मध्य सीमा, ठीक है। अब एक चीज समझिए, आयन मंडल में कुछ लेयर्स हैं, आयन मंडल में कुछ लेयर हैं, जैसे मान लीजिए कि इसकी डेंसिटी के हिसाब से बांटा जाता है इसे। एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, नीचे वाली को डी, फिर ई, फिर एफ, ठीक है, डी ई एफ। अब हमारे जो ट्रांजेक्शन, जो हमारे यहाँ के जो, जैसे मान लीजिए यहाँ टीवी कोई यहाँ पर एक लगा हुआ है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल चल रहा है, यहाँ एक सेंटर है। अब ये होता क्या है कि जैसे आप एफएम सुनते हैं, मान लीजिए आप एफएम सुनते हैं, तो एफएम है, देखिए, तो शॉर्ट वेव्स जो होंगी हमारे यहाँ की, वो कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी और इनसे वापस टकरा के चली जाएगी। और कभी कभी तो मौसम अगर ठंडा है, साफ है, रात को अक्सर से ठंडी मौसम है, तो ऐसे आ रही है। और वही लॉन्ग वेव्स जो होगी वो कहाँ टकरा के चली जाती है? लॉन्ग वेव ऐसे जाती है, डी से टकराती है और वापस चली जाती है नीचे से ही। तो डी ई एफ ये हमारे काम आ रहा है, किस में आ रहा है? कहीं रेडियो, टीवी वगैरह में। ये लेयर भी हमारे क्या होती है? यूजफुल होती है। अच्छा, ये कहाँ पर है? आयन मंडल में है। तो आयन मंडल के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मध्य मंडल तो कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा पढ़ना था आपको। आयन मंडल चौथे नंबर पर क्या पढ़ना? आयन मंडल में आयोनाइज्ड होते हैं, ये तो पढ़ना ही था, वो तो आपको नाम से पता चल रहा है। फिर ऊंचाई 80 से 640, फिर क्या काम आ रहा है? तो यहाँ पे एक लेयर है डी, ई और एफ। इन दोनों से कौन सी वेव टकरा के आती हैं? शॉर्ट वेव्स वापस आती हैं भैया। आप जो टीवी का टेलीकास्ट वगैरह देख रहे हैं, मोबाइल वगैरह। अच्छा, उसके बाद एफएम। एफएम देखिए, एफएम जब मौसम शांत होगा, ठंडा होगा, है ना, तो ये और मजबूत होती है जोन, और नाइट्रोजन वगैरह जब मजबूत होगी तो सिंपल सी बात है, फिर ये जो शॉर्ट वेव से और ऊपर तक जाएंगी और एफ से टकरा करके और दूर तक जाएंगी, वो भी एकदम साफ हो जाएंगी, दूरी ज़्यादा तय करने वाली हैं। लेकिन डी के साथ क्या होता है? ये कैसी वेव्स को टकरा के वापस करता है? ये लॉन्ग वेव को, क्योंकि ये नीचे ही होता है। तो आयन मंडल में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आयन मंडल के बाद हम अगले मंडल की बात करेंगे, तो सोचो कौन सी सीमा से अलग होगा? आयन सीमा से। और वो मंडल 5वें नंबर पर है, वो कौन सा था? मैग्नेटोस्फीयर के नाम से भी आप जानते हैं। एक होता है मैग्नेटोस्फीयर। असल में वो मैग्नेटोस्फीयर क्या है? वो बाह्य मंडल का ही वो एक पार्ट है, हम बाह्य मंडल लिखते हैं इसको। एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, या मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। नीचे वाला पार्ट मैग्नेटोस्फीयर है या वो आयन मंडल है। सॉरी, आयन मंडल कह रहे हैं, देखिए ऐसे समझिए, बाह्य मंडल। इसके बाद कौन सा है? एक्सोस्फीयर। लेकिन यही नीचे आप देखेंगे यहाँ कुछ घटना घट रही है। क्या घटना घट रही है? घटना घटती है जब पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ मिलाता है ना, वो तो जब वो इस तरीके से जा रहा है, तो सोलर फ्लेयर्स भी तो आ रही हैं और कॉस्मिक वेव्स भी तो आ रही हैं, वो लगातार उससे हिट करती हैं। हिट करने के बाद एक रोशनी पैदा होती है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं? अरोरा। अरोरा वाला नहीं है क्या? दिखाता आपको फिगर, अरोरा वाला फिगर शायद इसमें है नहीं। हाँ, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अरोरा जो है आपको मैं इस तरीके से लिख के बताता हूँ। देखिए, मैग्नेटोस्फीयर है, क्या खास बात है? पृथ्वी की जो चल रही है मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो यहाँ तक आती, वैसे वो तो और भी आगे तक जा रही है, से कौन टकराता है, सोलर फ्लेयर्स टकराती हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कॉस्मिक वेव्स भी टकराती हैं, ये तो लगातार हो रहा होता है ना। अब जब टकराएंगे तो सिंपल सी बात है भैया, क्या होने वाला है, रोशनी उत्पन्न होती है, और उस रोशनी को क्या कहते हो, अरोरा। अब ये तो भाई फील्ड अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक की, तो यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पे भी तो फैल रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो वो चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। अगर कोई नॉर्थ हेमिस्फीयर में व्यक्ति खड़ा है तो इतनी दूर पे रोशनी रोशनी देख रहा है, इतनी दूर पे वो भी रोशनी रोशनी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है। तो ये जो रोशनी होगी इनके टकराने से यहाँ और यहाँ पैदा होगी, उसको अरोरा कहोगे, नाम अलग अलग होगा। इसका नाम क्या होगा, अरोरा बोरियलिस, इसका नाम क्या होगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो समझिएगा क्या समझना है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्थ पोल पर ये क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल पर ये क्या कहलाता है, अरोरा बोरियलिस। रियालिस। अब वहीं आप देखेंगे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि साउथ पोल पर क्या कहा जाता है, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, है ना, ऑस्ट्रेलिया से बना ऑस्ट्रेलियस, ठीक है। ये पढ़ना है आपको किसमें, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर था उसमें क्या क्या मुख्य घटनाएं जो आपको पढ़नी थी वो ये चीजें थी। अच्छा, फिर आपको इसको थोड़ा सा याद रखना होगा वो कुछ क्वेश्चनों के बारे में, जैसे परिवर्तन मंडल, अधोमंडल किसे कहते हैं, भारी गैस को क्या तापमान, सामान्य ह्रास दर, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सामान्य ह्रास दर, ठीक है। सामान्य ह्रास दर बोले तो नॉर्मल जो लैप्स रेट है उसकी बात हो रही, ह्रास दर, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट। अब हमें क्या जानना है भैया, अब हमें जानना है कुछ इन चीज़ों के बारे में, किन किन चीज़ों के बारे में, नाइट्रोजन। और अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इसका संगठन है, किसका, वायुमंडल का संगठन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में आपको दो बातें जाननी होंगी। पहली चीज़ तो ये कि नाइट्रोजन किसी भी वस्तु को तुरंत जलने से रोकती है, और दूसरा चीज़ ये पौधों में भोजन बनाने के काम आती है। दो काम हो गया। अब ऑक्सीजन पे चलो, ये उसका थोड़ा सा उल्टा है। क्या उल्टा है, ये तो किसी चीज़ को जल्दी जलाने में, किसी चीज़ को जलाने तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है, दूसरी चीज़ ये इंसान को जिंदा रखने में ज़रूरी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि मैंने बताया है ये ग्रीन हाउस है ही, और जलवाष्प भी इसमें काम आता है। तो ये तो आपको सिर्फ ये चार्ट ही याद करना होता है, ग्राफ, और थोड़ा सा इसके काम के बारे में। अब अगला चैप्टर हम लोग कल लेके चलेंगे और वो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्या, कंडेंसेशन, रेलफॉर्म वगैरह। ठीक दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।